Okay, we are live now. अस्सलाम वालेकुम everyone. This is Maryam Farhad Ali from मरकज़ उम्मीद. और आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर सैयदा सदफ अकबर. डॉक्टर सदफ जो है एक PhD स्कॉलर हैं और माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और डिफरेंट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर आर्टिकल्स भी लिखती हैं डिफरेंट मेडिकल मैगज़ीन्स में. और अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम मरियम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. Thank you so much for joining us और thank you so much for being available for us every time. जब भी आपको हमने अप्रोच किया है आपने हमेशा जो है हमें पॉजिटिव आंसर दिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका और वेलकम टू दिस सेशन. थैंक यू सो मच. और ये मेरे लिए जो है प्लेजर की बात होती है कि आप मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करती हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट टॉपिक्स पर जो एक कॉमन पीपल से जो रिलेटेड टॉपिक होते हैं वो हम जो है डिस्कस कर रहे होते हैं. थैंक यू सो मच फॉर अगेन इनवाइटिंग मी इन योर प्रोग्राम. थैंक यू मैम. आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिवॉल्व कर रहा है कोविड-19 के ऊपर और साथ में क्योंकि अभी हमारे पास ईद भी आने वाली है, प्रोबेबली सैटरडे को जो है कह रहे ईद होगी. तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करूँगी कि वो क्या प्रिकॉशंस है जो हमें लेनी चाहिए रिलेटेड टू कोविड-19 और ईद पे जैसे हम लोग मिलते मिलाते भी हैं और कुर्बानियों का भी सिलसिला होता है, तो प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए? देखिए, इस बार की जो ईद उल अज़हा है वो डिफरेंट सालों की ईद उल अज़हा से जो है थोड़ी सी डिफरेंट है कि इसमें जो है हमें कोविड-19 के साथ साथ जो है आजकल की हालिया बारिशों का भी सामना है कि ये जो हमारे पास मानसून का सीज़न चल रहा है इसमें जो है बारिशें भी हैं, फिर एक कोविड-19 की सिचुएशन भी है और फिर एक वो जो ईद उल अज़हा जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. तो हमें इसमें इन तीनों चीज़ों को जो है ध्यान में रखना है कि कोविड-19 की हमें जो है उसी तरीके से ही तमाम उसको अप्लाई करना है कि जिन सेफ्टी प्रिकॉशंस को, जिन एहतियाती तदाबीर को हम डे 1 से अख्तियार किए हुए हैं कि जैसे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मुजाहरा करना है, अपने जो है पर्सनल हाइजीन को जो है मेंटेन रखना है और इसके साथ साथ जो हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें जो है कुर्बानी के दिन भी और आजकल जैसे हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं या बाहर निकल रहे हैं, अगर हम जैसे जानवर की जो है ख़रीदारी के लिए जा रहे हैं तो उस दौरान भी हमें जो है इस तमाम चीज़ों को मेंटेन रखना है. और फिर इसके साथ साथ जो है अभी जैसे कि हमें थोड़ा सा जो है इसमें सफाई सुथराई का भी जो है ख्याल रखना है क्योंकि देखें आजकल जो है बहुत ज़्यादा लोगों को जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज़ की भी जो है प्रॉब्लम हो रही है कि बहुत ज़्यादा जो है बारिशों के बाद अभी जो हालिया बारिशें हो रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो है जा बजा बारिशों का पानी भी मौजूद है. उसके साथ साथ फिर बाज़ इलाकों में जो है पीने के पानी के साथ सीवरेज के पानी की भी जो है मिलावट हो जाती है. और फिर इसके साथ साथ कि जो हमारे पास कुर्बानी के लिए जानवर आ रहे हैं उनकी भी जो आलाइशें होती हैं और उनके भी जो फीकल सैंपल्स होते हैं वो भी हमें आजकल जो है जा बजा नज़र आ रहे हैं क्योंकि बारिश के बाद से ना काफ़ी हमारे शहर में एक जो है पोल्यूटेड एनवायरनमेंट का जो है थोड़ा सा इजाफा ज़्यादा हो गया कि जो है पानी की निकासी का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, सफाई का प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, जिसकी वजह से जो है लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इस तरह की जो है मुख्तलिफ बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है. तो हमें जो है एज अवामुन नास के हम जो है थोड़े से इंडिविजुअली तौर पर भी अपने आप को देखें कि हम किस तरीके से जो है अपनी खुद की सेहत की जो है सेहत और सफाई के लिए और अपने घर वालों की सेहत और सफाई के लिए कैसे काम कर सकते हैं. तो कोशिश करें कि जैसे आजकल घरों में जो हमारे पास कुर्बानी के जानवर आ रहे हैं तो उनकी जितनी भी उनकी आलाइशें होती हैं, उनके फीकल सैंपल्स होते हैं, उनको रोडों पर ना फेंकें, उनको इकट्ठा करके एक जो हमारे पास जो है एक गार्बेज बिन होता है उसमें जो है उसको जो है डिस्कार्ड करें ताकि जगह जगह हमें जो है इस तरह की जो है चीज़ें नज़र ना आए जो बीमारियां फैलाने का बायस बन रही है. और देखें क्योंकि जो है बरसात के बाद जो है ना अमूमन लोगों को जो है आजकल टाइफाइड है, हैज़ा, कॉलरा, इसके अलावा हेपेटाइटिस की जो है बीमारियां हो रही हैं जो फूड बॉर्न डिजीज़ होती हैं. फूड बॉर्न डिजीज़ जो है बारिशों के बाद ज़्यादा होती हैं क्योंकि देखें हम लोग जो है ना ज़्यादातर लोग बारिशों के मौसम को इंजॉय करने का हमारे यहाँ नाम ये होता है कि लोग बाहर निकल जाते हैं और फिर बाहर के खानों को इंजॉय करते हैं.
वो उस टाइम तो उस चीज़ को एंजॉय कर लेते हैं, लेकिन बाद में फिर वही चीज़ उनके लिए जो है ज़हमत बन जाती है। फिर उनके जो है मुख्तलिफ पेट की बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, और फिर जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होता है, जो लोग इन बीमारियों को, इन बैक्टीरिया को, वायरसेस को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, फिर वो उनकी बीमारी भी जो है एक प्रोलॉन्ग कैफियत इख्तियार कर लेती है। तो क्योंकि देखिए आजकल जो है ना, आपको जो है हर जगह मक्खियां भी बहुत ज्यादा नजर आ रही होंगी, साथ साथ जो है मच्छर दोनों में आजकल बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। और फिर आगे जाकर जो है हमारे पास डेंगू का भी जो है सीजन आ रहा है। तो हमें इन सब चीजों से जो है थोड़ा सा एहतियात करना है कि हम जो है अपने आप को इस ऐसा रखें कि जो है बाहर की चीजों को नहीं ज्यादा खाएं, और सफाई का जो है मेन ख्याल रखें। तो हम ये जो है एहतियात कर सकते हैं। अच्छा मैम, मुझे ये बात बताइएगा कि जैसे कि अभी बारिशों का सीज़न है, जैसे आपके ने बताया, और हमारे पास जो शहर है हमारा, तो उसमें इतना ज़्यादा ये नहीं होता कि सफाइयों का और ये सारी चीज़ें ख्याल किया जाए, और पानी जो है जगह जगह खड़ा हुआ होता है और काफ़ी दिन तक ये खड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो मुझे आप ये बताइएगा कि ये जो पानी है वो कितना नुकसानदेह होता है और किस तरीके से आप जो है इसको अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, जो पानी जो बारिशों के बाद जो स्टेगनेंट वाटर होता है, कि जो खड़ा हुआ पानी मौजूद होता है, उनमें जो है मुख्तलिफ इकसाम के, अगर मैं एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो है मैं बात करूँ उसमें, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ इकसाम के जरासीम, कीड़े मकोड़ों की जो है अफजाइश हो जाती है। समझ लें कि वो एक बहुत ही साजगार या एक सूटेबल सिचुएशन होती है बहुत से कीड़ों मकोड़ों की, मच्छरों की, मक्खियों की एक अफजाइश के लिए, कि वो अपनी ग्रोथ को वहां पर जो है एक स्टेगनेंट वाटर में, और वो स्टेगनेंट वाटर भी वो के जो बहुत ज्यादा पोल्यूटेड और कंटेमिनेटेड वाटर होता है, जिसमें हमारे पूरे शहर का गार्बेज, जिसमें जो है फीकल सैंपल्स भी होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो उनको बिल्कुल एक फिजिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रही होती हैं अपनी ग्रोथ के लिए। और फिर इसके बाद जो है बारिशों के बाद ही जो है खासकर उन इलाकों में या उन गलियों में जहां पर ये स्टेगनेंट वाटर या बारिश के बाद वाला पानी मौजूद होता है, तो वहां पर जो है बीमारियां ज्यादा होती हैं। वहां के लोग जो है मुख्तलिफ इकसाम की जो है गैस्ट्रो की बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर क्योंकि देखिए गैस्ट्रो की जो बीमारियां होती हैं वो ज्यादातर आपके जो है फूड बॉर्न रिलेटिव जो है डिजीज होती हैं बेसिक ना। तो उसमें क्या होता है कि वो आपके जो है एक तरह से फीकल ओरल रूट से जो है ताल्लुक रखती है, कि जैसे हम जो खाना खाते हैं, अगर वो हमारे पास खाना या पानी फूड है, कोई भी फूड अगर हम इंटेक कर रहे हैं और अगर वो कंटेमिनेटेड है, या उसको जो है किसी भी वेक्टर के जरिए अगर वो फूड कंटेमिनेट हो गया है, वेक्टर मीन्स के जैसे फ्लाइज हैं, फ्लाइज एज अ वेक्टर जो है वो अपना वर्क करती है, कि अगर वो किसी एक कंटेमिनेटेड जगह पे, एक गंदी जगह पर वो मौजूद है, उसके बाद फिर वो अपना सफर तय करके वो अगर किसी खाने पीने की चीज पर आकर बैठती है, और फिर वही खाना हम जब इंटेक कर लेते हैं, तो वो तमाम जर्म्स फिर हमारी बॉडी में एंटर होकर फिर हमें बीमार कर देते हैं। तो इसमें जो है वेक्टर्स का भी जो है बहुत बहुत बड़ा रोल होता है, जो बीमारियों की ट्रांसमिशन का बाइस बनते हैं, कि वो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से जो है जो स्टेगनेंट वाटर होता है, जो बारिशों के बाद पानी मौजूद होता है, वो फिर इसी तरह की जो है मुख्तलिफ इकसाम की गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज का, डेंगू का, मलेरिया का, इन सब बीमारियों का जो है बाइस बनता है। और मैम अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि आफ्टर ईद बहुत सारी जो यूजलेस चीज़ें होती हैं, मतलब जो लोग कुर्बानी करते हैं और जो है फिर वहाँ पे सफाई नहीं होती है, ब्लड होता है हर जगह और वो ब्लड बिल्कुल सूख जाता है, तब वो खुद जाके ख़त्म होता है। और इसके अलावा जो है जो उनके पार्ट्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट्स रह जाते हैं और लोग जो है फेंक के चले जाते हैं, मतलब कि सड़कों पे या गलियों में, तो उसके क्या नुकसान आता है? बिल्कुल, देखिए उससे जो है अभी हमारे पास जो है पिछले साल भी कॉन्गो के बहुत ज्यादा केसेस आए थे। उससे जो है कॉन्गो की बीमारी भी हो जाती है, जो एक हमारे पास कहना चाहिए कि जो एक इन्फेक्टेड एनिमल होता है, उसके ब्लड के जरिए जो है या फिर उसमें मौजूद टिक के जरिए इंसानों को मुतासिर करती है। तो अगर कोई इन्फेक्टेड एनिमल है कि उसकी बॉडी में जो है या फिर उसके ब्लड में जो है अगर कोंगो वायरस मौजूद है, तो जो
जा बजा जो है हम कुर्बानी के बाद या जो है हम ईद उल अज़हा के बाद जब हम देख रहे होते हैं कि जानवरों की आलाइशें हर तरफ फैली हुई होती हैं, तो उससे भी जो है इस तरह की जो है मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। क्योंकि देखें ना, अभी मैं जैसे कि मैंने बताया कि मुख्तलिफ वेक्टर्स जो होते हैं, जैसे कि मक्खियां हैं, मच्छर है, वो जब कचरे के पास मौजूद होती हैं, जहां पर हम इन सबको डंप करते हैं। क्योंकि देखिए हमारे पास इनके डंप करने का जो है कोई स्पेसिफिक एक प्रोटोकॉल, एक स्पेसिफिक कोई एसओपी मौजूद नहीं है। आपको हर गली में, हर जो है गली के कॉर्नर पे, हर सड़क पर जो है कोई ना कोई आपको जो है जानवरों की जो है आलाइशें नजर आएंगी। उनको एक जगह डंप करने का एक खास हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है कि तमाम जानवरों की आलाइशें हम जो है एक के कहना चाहिए कि जैसे एक सोसाइटी में या एक ऐसी जगह बना दें जहां पर उनको जो है डंप किया जाए। क्योंकि देखिए अगर अभी जैसे बारिशें हो रही हैं, तो अभी ईद उल अजहा तक भी जो है बारिशों का इम्कान है कि मजीद अभी और बारिशें होंगी। तो उसके बाद भी जो है क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि ईद तक जितना पानी अभी तक हमारे पास इन बारिशों के बाद जमा हो गया है, ईद तक हर कराची के या हमारे पाकिस्तान के हर जगह से जो है वो पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ जगहों पर कुछ गलियां हमारे पास ऐसी हैं जहां पर बारिश के बाद महीनों महीनों वहां पर पानी मौजूद रहता है, और फिर कुर्बानी के बाद जब उन जानवरों की आलाइशें उस गंदे पानी में मिक्सअप होंगी, फिर वहां पर कितने सारे मक्खियां और मच्छर पैदा होंगे, और फिर उस गली में जो है बीमारियों का क्या हाल होगा। वो हमें जो है अब कुछ ऐसा हमें एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हम इन सब बातों के ऊपर गौर करें। हमें एक तो जो है इंडिविजुअली तौर पर भी थोड़ा सा वो देखें कि भाई हम जो है अपने जानवरों की जो है आलाइशें, उनको एक मोहल्ले वाले, एक गली वाले, एक ऐसा एक स्पेसिफिक पॉइंट बना लें कि वहां पर जाकर सबको जो है डंप करना है। फिर आप जो है कोई जो आपके पास जब उसकी केएमसी की जो है गाड़ी है, वो फिर उसको जो है उठाकर ले जाए। तो इस सिलसिले में जो है एक प्रॉपर सिस्टम की जरूरत है। लेकिन जहां तक उसकी बात है कि अगर जैसे हमारे पास अब ईद उल अजहा के बाद, क्योंकि देखें ईद उल अजहा के बाद जो है अब हमें थोड़ा सा अगर अभी हमारे पास टाइम है कि अभी हम थोड़ी सी जो है अगर हमने केयर कर ली, तो आगे जाकर हमें जो है मुख्तलिफ इकसाम की, जैसे अभी जो है कोविड-19 अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जब तक उसकी वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कोविड-19 हमारे आसपास मौजूद नहीं है। कोविड-19 हमारे पास उसी तरीके से ही मौजूद है। अब ये कि हमारे पास जो है अब एसिम्प्टोमेटिक कंडीशंस में है कि लोग में अब जो है इसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, या अब लोग मजीद जो है टेस्ट नहीं करवा रहे। इसके बहुत सारे इसके जो है रीजंस हैं। वो एक बिल्कुल अलग चैप्टर है। लेकिन ये कि कोविड-19 पर हमें जिस तरीके से हम केयर कर रहे थे, उसी तरीके से हमें केयर करना है। क्योंकि देखिए हमें अब जो है ना 3-4 चीजों का सामना है कि ईद उल अजहा के बाद हम जो है अगर अभी से हम जो है एहतियात करके चलें, अभी से ही हम जो है एक मैनेजमेंट, एक प्लानिंग के साथ चलें कि सबसे पहले तो जो है कोविड-19 जो अभी तक हमारे साथ साथ चल रहा है, उसके बाद कॉन्गो, अल्लाह का शुक्र करे अभी तक उसके जो है हमारे पास केसेस नजर नहीं आए सुनने में, कॉन्गो, उसके बाद जो है आपके पास बारिशें, और उसके बाद ईद उल अजहा के बाद होने वाला जो हमारे पास एक पूरा गार्बेज का जो ढेर लग जाता है वो। तो इस पर जो है अब ये चारों चीजें मिलकर जो है बहुत ज्यादा जो है बीमारियां प्रोड्यूस करने का या बीमारियों में मुब्तला करने का बायस बन सकते हैं। अच्छा मैम, अभी अगर हम लोग कोविड-19 की बात करते हैं तो आप मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी क्या सूरत हाल है कोविड-19 की? क्या जो है इसकी पीक गुजर गई है, या फिर आफ्टर ईद उल अज़हा जो है हम लोग इसके अंदर राइज एक देखेंगे? बिकॉज आफ्टर जो हमारी मीठी ईद थी, तो जब वो गुजरी थी तो उसके बाद काफ़ी जो है केसेस वगैरह सामने आए और डेथ्स वगैरह भी बहुत सारी एकदम से जो है ना बूम आ गया। तो आपको क्या लगता है कि अभी इसका पीक गुजर चुकी है या फिर आएगी? देखिए अभी तक तो जो हमारे मुल्क में या इंटरनेशनली तौर पर जो माहिरीन कह रहे हैं, तो अभी तो हम इस बारे में कोई भी हतमी बात नहीं कह सकते। खासकर हम अपने मुल्क के बारे में कि हम जो है कोई हतमी बात कह दें कि अब इसकी पीक खत्म हो गई है, क्योंकि देखिए जब तक इसकी वैक्सीन अवेलेबल नहीं होगी तब तक इससे हम अभी तक महफूज नहीं है।
तो अभी इसके वैक्सीन आने में कितना टाइम लगेगा, इस पे कितनी वर्किंग हो रही है, इस पर पूरी अभी एक जो है रिसर्च हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी है कि अगर हमने अभी बिल्कुल ही इस बात को एक तरफ रख दिया कि अब किसी को भी कोविड-19 नहीं हो रहा, या अब उसके केसेस नहीं सामने आ रहे, या उसकी जो है बहुत ही ज्यादा अब जो है बहुत ही कम लोग उससे जो है मुतासिर हो रहे हैं, तो जिस तरीके से हमारे पास ईद उल फितर के बाद एक पीक आई थी कि बहुत ज्यादा लोग उससे जो है इन्फेक्टेड हुए थे और बहुत ज्यादा केसेस जो है बहुत ज्यादा इसके जो है मुतासरीन सामने आए थे। तो खुदा न खास्ता अगर हमने अभी भी इसमें जो है एहतियात नहीं की, कि अगर अभी भी हमने जो है इसमें वो तमाम जो है सेफ्टी प्रिकॉशंस को नहीं अपनाया जो हमें अभी अपनाने चाहिए, क्योंकि क्योंकि देखिए जो है ना, थोड़े से हमें जो है वो इसमें मैं कहती हूँ कि हमारे पास जो इसके सेफ्टी प्रिकॉशंस है जो हमें अपनाने, वो इतने मुश्किल नहीं है कि अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करना चाहें तो हम कर सकते हैं, अगर हम मास्क लगाकर घर से बाहर निकलना चाहें तो हम मास्क लगा सकते हैं, अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि हम सिर्फ कोविड-19 के एस्पेक्ट से अगर हम बात नहीं भी करें तब भी ये तीनों चीजें हमें अप्लाई करनी चाहिए। हमें सोशल डिस्टेंसिंग का वैसे भी जो है मुजाहरा करना चाहिए कि जब हम किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जा रहे हैं या हम किसी लंबी लंबी कतारों वाली जगहों पर हमें जाना है कि बहुत ही मजबूरी है कि हमें वहां पर काम है, तो वहां पर हमें जो है एक फर्द से दूसरे फर्द में यानी एक शख्स से दूसरे शख्स में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस लाजमी होना चाहिए। ये एक तरीके से जो है आपके एटिकेट्स में भी आता है, और ये कि आपको ये एक तो है बहुत ही सिर्फ कोविड-19 के अलावा भी और भी बहुत सारी बीमारियों से बचने का बाइस बन सकता है। क्योंकि देखें जैसे अक्सर औकात हमारे बीच हमें मालूम नहीं होता, बहुत सारे जैसे मुख्तलिफ सांस के मुख्तलिफ अमराज के मरीज भी मौजूद होते हैं जो हम जिनसे हम जो है ला इल्म होते हैं। लेकिन अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करेंगे, घर से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करेंगे और अपनी पर्सनल हाइजीन का जो है ख्याल करेंगे, तो कोविड-19 के अलावा भी और भी हम बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमें चाहिए कि हम अब इन तीनों चीजों को अपनी जिंदगी का एक अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें, कि आगे जाकर अगर कोविड-19 जो है इंशाअल्लाह ताला इसकी वैक्सीन आ जाती है, कोविड-19 हमारे पास से जो है एक बिल्कुल वैसी चीज हो जाएगी कि भाई हमने इसकी जो है वैक्सीनेशन आपने करवा ली, नाउ यू आर सेफ। लेकिन जो ये चीजें हमें कोविड-19 के दौरान में जो चीजें हमें मालूम हुई है, वो चीजें हमारी लाइफ में आगे जाकर बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहने के लिए। कि जैसे कोविड-19 के जमाने में जो है लोगों ने बाहर से खाना पीना छोड़ दिया था, ऐसी बात है कि होटल्स बंद थे, रेस्टोरेंट्स बंद थे, आपके पास जो है होम डिलीवरी तक नहीं हो रही थी, तो बहुत सारे लोगों ने जो है बाहर का खाना पीना छोड़ दिया था। तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व की, बहुत सारे मेरे जानने वालों में, इवन के हॉस्पिटल्स में भी मैंने देखा कि वहां पर जो है लोगों को गैस्ट्रो के मुख्तलिफ अमराज में जो है लोग जो है मुब्तला होना कम हो गए थे। क्योंकि देखिए ना, बहुत सारे गैस्ट्रो की बीमारियां आपके बाहर के खाने की वजह से भी होती हैं, कि आप बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हैं तो फिर आपको जो है गैस्ट्रो की मुख्तलिफ बीमारी हो सकती है। लेकिन जब आप बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, अपने आप को आपने एक सेफ जोन में रखा हुआ है, तो आप बहुत सारी बीमारियों से जो है महफूज खुद को रख सकते हैं। अच्छा मैम, एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि कोविड-19 की हम बात करते हैं तो आपने बताया कि वैक्सीन जब तक कि नहीं आ जाती तो हम लोग इतना श्योर नहीं है कि कोविड-19 ख़त्म होगा भी या नहीं होगा विदाउट वैक्सीन, और एसओपीज जो हैं वो भी इस तरीके से फॉलो नहीं हो रहे हैं किसी भी जगह। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि काफ़ी मतलब एक टाइम के बाद जो है स्कूल्स जो होते हैं बच्चों के, तो वो हमें ओपन करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? देखिए इसमें जो है ना, अब ये डिपेंड करता है कि ये स्कूल्स टू स्कूल भी डिपेंड करता है कि स्कूल्स में हम किस तरीके से जो है एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं कि छोटे बच्चों के उससे जो है मुतासिर होने की शरह कम है, या छोटे बच्चे से जो है हमारे मैं अगर खुसूसन पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर जो है बहुत कम बच्चे इससे मुतासिर हो रहे हैं। लेकिन ये कि छोटे बच्चे अगर हम स्पेसिफिकली एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो छोटे बच्चे इसका एज अ कैरियर
बन सकते हैं कि अगर वहाँ पर जैसे स्कूल की टीचर्स होते हैं, जो स्कूल का एक स्टाफ होता है, वहां से अगर वो लेकर उन जर्म्स को अपने घर जाएं और घर में उनके पास कोई उनके जो है ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, उनके जो है बड़े भाई बहन होंगे, तो वो उनको जो है वो ये चीज स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम जैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो अगर हम जो है उसको उसके मुताबिक एसओपीज को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर स्कूल खोलने में जो है कोई प्रॉब्लम, देखिए किसी भी चीज को खोलने में या किसी भी चीज को जो है री ओपन करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम वहां पर एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे होते, जब हम वहां पर ये चीज देख रहे होते हैं कि वहां पर जो है पूरा जैसे एक कोविड-19 से पहले की तरह ही हर चीज जो है वैसे ही है, कोई भी चीज जो है वहां पर एक चेंज फील नहीं होता, तो फिर वहां पर जो है प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे अभी हमारे पास ट्रांसपोर्ट की जब जब रीओपनिंग हुई थी, जब तमाम जो है बसेस वगैरह ओपन हो गई थी, तो वहां पर कुछ डेज तक तो जैसे कि जो है ड्राइवर और ये के जो वहां पर पैसेंजर्स थे वो लोग मास्क जो है अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब आप देखें तो कोई भी जो है इस चीज को फॉलो नहीं कर रहा। इवन मॉल्स में भी जो है आपको खाली बस, मैंने देखा है कुछ मॉल्स में कि खाली बस वो आपका जो है टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। मास्क को कोई जो है मैंडेटरी नहीं है, ना ही वहां पर आपके पास कोई भी हैंड सैनिटाइजर है कि आप अपने हैंड्स को जो है सैनिटाइज कर लें। क्योंकि देखिए टेम्परेचर अगर आप कहीं पर भी चेक कर रहे हैं ना, तो अभी हमारे पास जो एसिम्प्टोमेटिक पर्सन सामने आ रहे हैं, तो उनको तो जो है ना ही बुखार है, ना ही उनको खांसी है, उनके पास तो कोई भी ऐसे साइन है सिम्टम्स है ही नहीं जो कोविड-19 की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। तो हम टेम्परेचर चेक करके कैसे बता सकते हैं कि हम कि इस मॉल में या इस स्कूल में या फिर इस जगह पर यहाँ पर ये शख्स कोविड-19 का मरीज है कि नहीं। तो हमें जो है ये तीनों जो हमारे पास एक प्रॉपर उसको वे है कि अगर हम कोई भी चीज किसी भी इदारे को या किसी भी जगह को अगर हम रीओपन कर रहे हैं, तो वहां पर हमें यही तीनों चीजों को मेंटेन रखना है कि हमें वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा करना है कि वहां पर ये सब अगर स्टूडेंट्स हैं वहां पर अगर असेंबली हो रही है या अगर वो क्लासरूम्स में जो है बैठे हुए हैं, तो उनके बीच में एक एप्रोप्रिएट डिस्टेंस होना चाहिए ताकि उनके बात करने से, उनके खांसने से, छींकने से जो उनके मुंह से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं, या अगर वो इसका जो है एज अ कैरियर बनकर वहां पर आए, तो वो उस चीज को जो है नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसफर नहीं कर सके। इसी तरीके से जो है उनकी पर्सनल हाइजीन को की जो है मेंटेनेंस का जो है ख्याल करना होगा। और फिर इसके साथ साथ मास्क, तो हम जो है अगर हम एसओपीज पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, तो किसी भी चीज को जो है किसी भी इदारे को रीओपन करने में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बस ये कि हमें हर चीज को सोच समझकर, हर चीज को एक बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से देखते हुए हमें हर चीज का जो है फैसला करना चाहिए। अच्छा मैम, आपने बात की एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स की या लोगों की, तो आप मुझे ये बताइएगा जो एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं, तो उनसे भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग या फिर कि उनसे भी उनको क्वारंटीन होना चाहिए या फिर उनको भी आइसोलेशन में जाना चाहिए? देखिए इस बारे में जो है मुख्तलिफ राय है कि इस बारे में जो है अभी तक रिसर्च हो रही है कि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स होते हैं, कि जो एसिम्प्टोमेटिक लोग होते हैं वो इसके जस्ट एज अ कैरियर होते हैं, या वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोविड-19 के मर्ज को स्प्रेड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक इसमें जो है एसिम्प्टोमेटिक उसकी बात है कि जैसे आजकल हमारे पास बहुत ज्यादातर केसेस जो है जो एसिम्प्टोमेटिक ही आ रहे हैं कि जिनको जो है बज़ाहिरन कोई भी ऐसा सिम्टम मौजूद नहीं है, लेकिन जब वो टेस्ट करवाते हैं तो वो जो है कोविड-19 जो है उनके अंदर पॉजिटिव होता है। लेकिन ये कि उनको भी यही एडवाइस दी जाती है कि जब उनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाए तो वो जो है आइसोलेशन में चले जाएं, ताकि अगर बिलफर्ज, क्योंकि देखिए इसमें भी जो है ना मुख्तलिफ इकसाम के जो है अभी रिसर्च हो रही है, और कोई भी इसमें, क्योंकि देखिए ना कोविड-19 के बारे में अभी तक ऐसा है कि अभी हमें WHO की तरफ से भी
और मुख्तलिफ जो है रिसर्च पेपर्स के हवाले से भी डेली एक नई चीज मिल रही होती है। अभी हम कोई भी एक हतमी बात इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि देखें अभी इसमें एक और बात भी चल रही है जो अभी एक जो है जेर बहस है, कि जो लोग इससे सेहतियाब हो जाते हैं वो कितने दिन तक या कितने महीने तक उनके अंदर एंटीबॉडीज इसका जो है रहता है कि वो इससे दोबारा इन्फेक्टेड नहीं होंगे, या वो शख्स जो सेहतियाब हो गए अगर उनके अंदर इसके कुछ वायरस के पार्टिकल्स या वायरसेस मौजूद हैं तो वो दूसरे फर्द को इसको स्प्रेड करने का बाइस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। इस पर भी अभी जो है बहस हो रही है। तो इसमें तो जो है यही एडवाइस दी जाती है कि जिन लोगों का कोविड-19 पॉजिटिव आ गया है लेकिन उनमें कोई अभी साइन एंड सिम्टम्स नहीं है, तो उनको भी जो है सेम बाकी दीगर मरीजों की तरह अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। वो 14 डेज तक जो है आइसोलेशन में रहे, उसके बाद वो अपना एंटीबॉडीज का टेस्ट करवा लें। फिर उनको जब एंटीबॉडीज पॉजिटिव आ जाता है तो मीन्स उनके अंदर जो है कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। अच्छा मैम, ये भी बताइएगा कि वो लोग जो कि कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं और जो है उनका टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है, मतलब कि नेगेटिव आ चुका है आफ्टर क्वारंटीन या आइसोलेशन के बाद जो है अगर उन्होंने टेस्ट करवाया और वो नेगेटिव आ चुका है, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब कितने चांसेस है इस चीज के कि उनको दोबारा भी कोविड-19 हो सकता है? हाँ, मैं यही बात मैं भी आपको बोल रही थी कि जैसे ना अब अगर उन्होंने कोविड-19 का उनका पीसीआर नेगेटिव आ गया, उन्होंने एंटीबॉडी का टेस्ट करा लिया, उनका एंटीबॉडी पॉजिटिव आ गया, ये उनके अंदर अब जो है कोविड-19 के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है। लेकिन वो इम्यूनिटी कितने अरसे तक उनको सिक्योर रख सकती है कोविड-19 के इन्फेक्शन से, इस पर अभी जो है रिसर्च हो रही है। ये मुख्तलिफ लोगों में, क्योंकि देखिए ना ये भी उस फर्द के इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करता है। ये जिन अशखास का या जिन लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा कि वो उस बीमारी को जो है वो जो है सरवाइव कर सकते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम ज्यादा अरसे तक जो है डेवलप रह सकता है। लेकिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होगा तो उनके अंदर जो है वो ये बीमारी दोबारा से जो है डेवलप हो सकती है। तो इस पर जो है अभी रिसर्च हो रही है कि ये कितने अरसे तक जो है ये किसी इंसान को या किसी इंसान में इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद उसको जो है सिक्योर कर सकती है, और कब उसको जो है दोबारा से जाकर, क्योंकि देखिए ना अब ये वायरस अभी इस साल आया है, अब जब ये आगे साल तक जाएगा, अब इस पे मजीद जब ये कुछ टाइम बाद इस पर जब इसको देखा जाएगा कि अभी इसके इतने साल गुजर गए, तो अब क्योंकि अभी तो सबको एक एक बार हुआ है ये, अब अगर इसकी अगर छह महीने के बाद भी अगर जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी कि ये 6 महीने तक जो है एक इंसान इससे जो है इम्यून रह सकता है और वो फिर 6 महीने बाद उसको जो है मुतासिर करेगा। तो अभी 6 महीने के या साल भर बाद अब इस चीज का अंदाजा होगा कि इसने एक शख्स को एक साल में कितनी बार मुतासर किया, या लाइफ टाइम में वो एक शख्स को जो है कितनी बार मुतासर कर सकता है, या जब इसकी वैक्सीन अवेलेबल हो जाएगी तो इसकी वैक्सीन हमें हर साल लगानी पड़ेगी, या बस जो है एक बार की, यानी कि जो है लाइफ टाइम वैक्सीन होगी कि आपने एक बार इसकी वैक्सीन लगा ली और आप जो है लाइफ टाइम के लिए इससे इम्यून हो गए, या आपको जो है बाकी जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन हमें जो है हर साल लगानी होती है। तो अब इसमें किस तरीके से जो है वैक्सीन का जो है अमल दरामद होगा, किस तरीके से जो है वैक्सीन ह्यूमन बॉडी पर जो है वर्किंग करेगी, तो इस पर अभी जो है मजीद रिसर्च हो रही है। अच्छा मैम, अगर हम लोग ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं और ईद उल अज़हा आ रही है अब, तो फिर ईद उल अज़हा में ये होता है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज ये होती है कि हम लोग सब बारबेक्यू करते हैं और जो है मतलब कि गेट टुगेदर्स होती हैं। तो मुझे इस बारे में थोड़ा बताइएगा कि ईद के मामले में और जो लोग हैं बारबेक्यू जो लोग करते हैं, तो मतलब कि क्या प्रिकॉशंस होनी चाहिए रिगार्डिंग ये कि आप क्या खा रहे हो क्या नहीं खा रहे हो?
देखिए ईद में जो है ना, क्योंकि ये ईद नाम ही जो है गोश्त वाली ईद का होता है, जैसे ईद उल फितर मीठी ईद होती है, इसी तरीके से इसको कुछ लोग जो है गोश्त वाली ईद कहते हैं। तो इसमें जो है हमें जो है नॉर्मल इंसानों को, और खासकर जो पहले से ही किसी बीमारी में जो है मुब्तला लोग होते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, दिल के मर्ज में मुब्तला लोग होते हैं, ओबेसिटी के हामिल अफराद होते हैं, या डायबिटिक के पेशेंट होते हैं, तो उनको जो है स्पेशली इसमें जो है एहतियात की जो है जरूरत होती है। कि ईद होती है कि ईद के जमाने में क्या होता है कि हम लोग जो है ना बहुत ज्यादा कि हर खाने में ही खाली बस मीट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और रेड मीट तो वैसे भी जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता, और इसके साथ साथ हम जब हर खाने में ही गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब तक पूरा जो है हमारा सालिम बकरा या गाय जो है पूरी खत्म नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग जो है हर खाने में जो है सिर्फ गोश्त 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 चल रहा होता है, तो वो बहुत ज्यादा जो है हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होता है। खास तौर पर जो पहले से ही किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला लोग होते हैं जिनके लिए रेड मीट बहुत ज्यादा समझने के एक जो है जहर कातिल का जो है काम काम करता है। तो उन लोगों को जो है स्पेशली इसमें बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है कि गोश्त खाएं, क्योंकि ये जैसे ईद कुर्बा है या जो गोश्त वाली ईद है, इसमें जो है आप एक लिमिटेड अंदाज में लेकिन गोश्त खाएं, और गोश्त के साथ साथ जो है वेजिटेबल्स का या जो है सैलेड का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि देखें अब गोश्त जो है उसमें जो है प्रोटीन की मिकदार बहुत बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम खाली जो है प्रोटीन को इंटेक करते रहेंगे, प्रोटीन ही जो है लेते रहेंगे, तो वो एक जो है एक बैलेंस डाइट नहीं होगी, और फिर हमारी बॉडी के में जो है एक बहुत हैवीनेस किस्म की जो है कैफियत पैदा कर देती है, और बहुत हमारी बॉडी एक जो है खराब कंडीशन में आ जाती है। और फिर उससे बहुत जब हम बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो बहुत से लोगों को जो है मुख्तलिफ इकसाम की जो है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिजीज भी हो जाती है, कि जो है डायरिया, लूज मोशन, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इसमें एक चीज ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपके जो है खाने के बीच में जो है वक्फा होना चाहिए, कि अगर आपको जो है एक मील से दूसरे मील के बीच में कम से कम 6 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए, क्योंकि जब स्पेशली जब आप जो है हैवी डाइट इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें आपके पास इतना ड्यूरेशन होना चाहिए कि आप अपने पहले मील को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट कर लें। उसके बाद जो है जब आपको भूख का एहसास हो, तब आप जो है अपने दूसरे मील की तरफ जाएं, क्योंकि लेकिन हमारे यहाँ जो है ऐसा होता नहीं है। हमारे यहाँ जो है ईद पर दावतों के हिसाब से हम लोग हर घर में जो है हमें कुछ ना कुछ जो है खाना पड़ता है, उसकी वजह से ओवर ईटिंग हो जाती है, और फिर बहुत ज्यादा लोग जो है गैस्ट्रो की जो है प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर जैसे कि आपने कहा कि लोग जो है ईद पर जो है स्पेशली ईद कुर्बा पर लोग जो है बारबेक्यू का भी एहतमाम कर होते हैं, तकरीबन हर घर में जो है बारबेक्यू पार्टी होती है। तो उसमें क्या होता है कि एक तो लोग इस चीज का जो है ख्याल नहीं रख रहे होते हैं कि उसमें जो है अमूमन गोश्त जो है अच्छी तरीके से अगर पका हुआ नहीं हो, अगर वो अनकुक मीट हो, या बिल्कुल जो है अगर जला हुआ गोश्त हो, तो वो आपके सेहत के लिए किस हद तक जो है नुकसानदेह साबित हो सकता है। क्योंकि देखें जला हुआ गोश्त जो होता है ना, उससे आपको कैंसर तक की भी जो है प्रॉब्लम हो सकती है। और जो अनकुक मीट होता है वो आपकी बॉडी में जाकर यानी और आपके जो है मैदे में जाकर जो है मुख्तलिफ इक़साम के जो है गैस्ट्रो की जो है प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इवन के बहुत से लोगों को जो है आफ्टर बारबेक्यू या आफ्टर बहुत ज्यादा गोश्त खाने के बाद जो है फूड पॉइजन तक की शिकायत हो जाती है। क्योंकि देखें अक्सर आपने देखने टीवी पर सुना होगा न्यूज में कि ईद के जमाने में लोग बहुत ज्यादा गोश्त का इस्तेमाल करने के बाद या बहुत ज्यादा जो है हैवी डाइट इस्तेमाल करने के बाद इतने ज्यादा उनको गैस्ट्रो की प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको हॉस्पिटल तक का जो है रुख करना पड़ जाता है। तो इसमें जो है हम गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें, लेकिन सोच समझ कर इस्तेमाल करें, और अनकुक मीट से अवॉइड करें, और बिल्कुल जले हुए गोश्त से अवॉइड करें। जो एक प्रॉपर तरीका होता है, जो एक प्रॉपर टेम्परेचर होता है, उस पर गोश्त को अच्छी तरीके से पकाएं, और फिर उसके बाद गोश्त का इस्तेमाल करें। और कोशिश करें कि गोश्त का इस्तेमाल डिफरेंट जो है आप जो है गैप से करें। लाजमी नहीं है कि एक ही टाइम में या एक ही दिन में एक ही हफ्ते में सारा गोश्त खत्म कर लें, आस्ता आस्ता करके। और देखिए ईद कुर्बा जो होती है ना,
वो नाम है कुर्बानी का। हम जब कुर्बानी कर रहे होते हैं तो हमारा मकसद जो है अपने डीप फ्रीजर का या फ्रिज का पेट भरना नहीं होता। हमें गोश्त को असल जो उनके मुस्तहिक होते हैं, असल मकसद उन तक पहुंचाना होता है। तो जो हमारा हिस्सा हम सब लोगों को देकर जो उसके मुस्तहिक होते हैं, जिसमें जो है बाहर के मुस्तहिकीन होते हैं, आपके जो रिश्तेदार होते हैं, दोस्त दोस्त अहबाब होते हैं, पास पड़ोस के लोग होते हैं, तो सबको देकर जो हमारा हिस्सा बचता है उसके उसके हिसाब से फिर जो है हमें उस गोश्त को जो है प्रॉपर तरीके से जो डिवाइड करें। और अगर हम बहुत ज्यादा गोश्त को फ्रीजर में रखकर उसको कई महीनों तक इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी जो है बहुत ज्यादा लोगों को जो है फूड पॉइजन की शिकायत या बहुत ज्यादा जो है डिफरेंट जो है गैस्ट्रो की शिकायत हो सकती है। क्योंकि क्या हमारे यहाँ, क्योंकि देखें हमारे जो है इसमें सिटी में इलेक्ट्रिसिटी का निज़ाम इतना ज़्यादा कोई इतना जो है मुवाफिक नहीं है कि हम जो है अपने फ्रीजर में उस गोश्त को या किसी भी चीज़ को अगर हम फ्रीज करें तो वो मुस्तकिल तौर पर फ्रीज रहे। अक्सर औकात जो है पूरे पूरे दिन लाइट नहीं होती है, तो आपके फ्रीजर में जो चीज़ रखी हुई है वो चीज़ मेल्ट हो जाती है। और फिर जब वो चीज़ मेल्ट हो गई या आपने उस चीज़ को बाहर निकाल लिया मेल्ट करने के लिए, तब उसमें जो है मुख्तलिफ इकसाम के बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो है ग्रोथ स्टार्ट होना शुरू हो जाती है। और फिर जब उस चीज को हम जब वापस डंप कर देते हैं या जब हमारे पास वापस लाइट आ जाती है और वो चीज दोबारा से जब वो फ्रीज हो जाती है तो उसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं। और फिर जब हम उसको निकालने के बाद उसको अच्छी तरीके से नहीं पकाते हैं, उसको एक जो है एक हाई टेम्परेचर नहीं देते हैं, तो फिर हमारे लिए आगे जाकर मुख्तलिफ इकसाम की जो है बीमारियों का बाइस बनता है। और फिर इसके साथ साथ एक चीज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो है ईद पर जब हम गोश्त का इस्तेमाल करें उसके साथ साथ एक तो हमें वेजिटेबल्स या सैलेड का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने जो है पानी का भी ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है कि हम जो है सादे पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि लोग जो है ईद, खासकर ईद के जमाने में जो है सादे पानी को भूलकर सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह होता है स्पेशली छोटे बच्चों के लिए। क्योंकि देखिए कोल्ड ड्रिंक से जो है आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी जो है ऑस्टियोपोरोसिस की जो है प्रॉब्लम हो रही है कि उनकी हड्डियां इस हद तक जो है भुरभुरी हो रही है, इस हद तक जो है उनकी हड्डियां कमजोर हो रही है कि अब बाकायदा उनको जो है ट्रीटमेंट करवानी पड़ रही है। और फिर कुछ बच्चों की हड्डियां इतनी वीक हो जाती है कि फिर उसका फिर कोई इलाज नहीं होता। तो हमें जो है कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल कम से कम करें और फिर इसके साथ साथ सादे पानी का इस्तेमाल करें और गोश्त का इस्तेमाल एक बिल्कुल मोतदल अंदाज में एक तवाजुन में करें। क्योंकि देखिए जब हम बैलेंस डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना कि आपके पास एक प्लेट हो, उसके अंदर आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, आपके जितने भी मिनरल्स हैं, हर चीज उस प्लेट में आपके पास मौजूद होनी चाहिए, तब आपकी वो एक बैलेंस डाइट होती है। तो हमें जो है इस ईद पर और स्पेशली जो लोग पहले से ही किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला है या जो लोग अभी जो है किसी बीमारी से वो लोग उठे तो उनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक होगा, तो उनको जो है बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्योंकि देखें कोविड-19 के जो है उसमें मैं कहती हूँ ना कि कोविड-19 के उसमें जो है हमें बहुत से लोगों को जो है इससे सबक भी हासिल हुआ है कि हमें इससे जो है बहुत ज्यादा सीखने को मिला है कि हमें ये देखना चाहिए कि कोविड-19 के जमाने में कौन लोग ज्यादा मुतासिर हुए या कोविड-19 की वबा ने किन लोगों को ज्यादा मुतासिर किया। कि जो लोग पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला थे, डायबिटिक थे, किडनी फेलियर के मरीज थे या फिर उनके जो है लंग्स ऑलरेडी वीक थे, जो लोग बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते थे, उन लोगों को जो है ज्यादा इसने जो है नुकसान पहुंचाया। तो जो लोग इससे जो है खुशकिस्मती से इससे जो लोग महफूज रहे, उन लोगों के लिए अब ये एक समझने के जो अल्लाह ताला का तोहफा है कि उनके पास एक बहुत अच्छी जो है अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने आप को मजीद स्ट्रॉन्ग करें और मजीद अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने की कोशिश करें और ऐसी ग़िज़ाओं से और ऐसी जो है अपनी लाइफ स्टाइल को जो है चेंज करें कि अगर कोविड-19 के अलावा आगे जाकर भी कोई ऐसी वबा, कोई ऐसी बीमारी अगर हम पर अटैक करती है तो हम अपने स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम के जरिए उस बीमारी से खुद को महफूज रख सकें।
अच्छा मैम, एक सवाल ये भी बताइएगा कि कितने अरसे तक जो है आप जो कुर्बानी का गोश्त होता है वो कितने अरसे तक हम अपने डीप फ्रीजर में रख सकते हैं, कितने अरसे तक उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कब तक बेहतर होता है कि आप नॉर्मली एक गोश्त को फ्रिज में रखो और फिर आप इस्तेमाल करो? देखिए उस गोश्त को जैसे कि अभी मैंने बताया से पीछे सवाल में कि गोश्त हमारे यहाँ जो है ना, जैसे इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं कि हमारे यहाँ एक तो लाइट का इतना जो है कोई प्रॉपर नहीं निजाम नहीं है कि अक्सर औकात पूरा पूरा दिन लाइट नहीं रहती है। तो अगर आपने एक चीज को मुकम्मल तौर पर फ्रीज किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर आपने उसको उसका जो है टेम्परेचर चेंज किया हुआ है, फिर तो आप उसको जो है एटलीस्ट यानी के समझे 20 बीस 20-25 दिन जो है। लेकिन इसमें भी जो है मुख्तलिफ वो है कि जैसे वो आपके मैंने वही कहा ना कि इस आपके वो इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि कितना कि कैसा आपने उसको जो है टेम्परेचर प्रोवाइड किया हुआ है। अगर आप उसको बार बार थो कर रहे हैं, बार बार उसको आप जो है एक मेल्टिंग पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, फिर तो उस गोश्त के जो है खराब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि उसको आप एक लंबे अरसे तक फ्रीज नहीं कर सकते। लिहाजा अकॉर्डिंग टू आवर इन्वायरमेंट, कि हमारे इन्वायरमेंट के लिहाज से कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज है, या एक हमारे एक ये भी है कि बहुत ज्यादा देर तक जब हम गोश्त को रखकर इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक तो उसके टेस्ट में भी फर्क आ जाता है, और फिर उस चीज की जो एक जो गजाइत होती है कि क्योंकि देखिए हम हर चीज जो है ना, सिर्फ हम जो है सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं हर चीज खा रहे होते। हर चीज का जो है एक एक जो है गजाई पहलू होता है कि अगर हम गोश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम मीट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उससे हमें जो है प्रोटीन मिल रही है, उससे हमारी बॉडी को जो है ताकत मिल रही है। और तो जब हम उस चीज को बहुत दिन अरसे तक फ्रीज करके एक बिल्कुल एक बासी हालत में लेकर जब हम उस चीज को इंटेक कर रहे होते हैं, तो उसकी गजाई अफादियत जो है वो डाउन हो जाती है, और फिर उसके बाद उसमें फिर उसके टेस्ट में भी फर्क आ जाता है, और फिर इसमें जो है बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी इन्वॉल्वमेंट होने का खतरा बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें जो है ज्यादा से ज्यादा जितना मुमकिन हो सके उस गोश्त को जल्द अज जल्द खत्म कर देना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारे पास कुर्बानी का गोश्त होता है ना, उसका असल मकसद ये होता है कि वो उसके मुस्तहिकीन तक पहुंचाया जाए, कि जो लोग उसके उसके मुस्तहिक हैं, कि जिनके पास कुर्बानी नहीं हुई है, या जो लोग साल में सिर्फ एक बार गोश्त खाते हैं, कि जो कुर्बानी वाले दिन जिन लोगों को गोश्त नसीब होता है, तो अगर हम उस गोश्त को उन जो है उन अफराद तक पहुंचाएंगे कि जो उसके असल मुस्तहिक है, तो हमारे पास रखने के लिए या फ्रीज करने के लिए इतना गोश्त बचेगा नहीं कि हम उसको जो है महीनों महीनों तक इस्तेमाल करें। तो बस हमें जो है कोशिश यही करनी है कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको जितनी जल्दी हो सके उस गोश्त को जो है तकसीम करें, जो उसके असल मुस्तहिक है उन तक पहुंचाएं, और फिर उसके बाद जो हमारे हिस्से का गोश्त है उसको हम जल्दी जल्दी करके। लेकिन अब जल्दी जल्दी करने का मकसद ये नहीं है कि हम एक ही दिन में या एक ही हफ्ते में सारा गोश्त खत्म कर लें। उसको जो है मुनासिब तरीके से, क्योंकि देखिए अगर हम जो है जैसे कि जो है प्रोटीन के साथ मुख्तलिफ इकसाम्स के वेजिटेबल्स को जब हम मिक्स करके जब हम बना रहे होते हैं, तो इसकी एक तो गजाई अफादियत में भी इजाफा हो जाता है, और फिर उस गोश्त के जो है थोड़ा सा जो है नुकसानात भी कम हो जाते हैं। तो फिर हमें जो है इसी तरीके से जो है बस ये कि उस गोश्त को ज्यादा अरसे तक रखकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जितनी जल्दी हो सके उसको जो है खत्म कर देना चाहिए। अच्छा मैम, एक बात ये भी बताइएगा कि जो बच्चे हैं, बच्चों को क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए इस जो हमारी ईद आ रही है और ये जो कोविड-19 का सारी चीजें चल रही हैं, तो बच्चों के लिए क्या प्रिकॉशंस होंगे? देखिए बच्चों के लिए भी वही सारी जो है वो हैं प्रिकॉशंस जो बड़ों के लिए, कि उनको भी जो है वैसे ही सोशल डिस्टेंसिंग का जो है मुजाहरा करना चाहिए, मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए, और अपनी पर्सनल हाइजीन का जो है ख्याल करना चाहिए। क्योंकि देखिए जो है आजकल के जो हमारे पास अभी ईद का जो एक माहौल चल रहा है, उसमें मुझे तो नहीं लगता कि ये सब चीजें इम्प्लीमेंट हो रही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे तो बहुत बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं कि भाई उनके घर जो है
بکری یا جو ہے یا پھر گائے وغیرہ جب آ جاتی ہے تو اس کو جو ہے گھمانے پھرانے کے لیے. تو یہ آپ تھوڑا سا پیرنٹس کو ہی اس سلسلے میں جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے, کیونکہ دیکھیں ان کو تو شوق, بچوں کو تو شوق ہوتا ہے کہ بھائی وہ اپنے جو ہے جانوروں کو جو ہے گھما پھرا رہے ہیں یا پھر اس کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں. تو لیکن جب وہ گھر واپس آ جائیں تو اس کے بعد ان کی جو ہے پراپر پرسنل ہائیجین کا جو ہے خیال کریں, صحیح سے ان کو جو ہے واش وغیرہ کروا کر ان کے جو ہے کپڑے وغیرہ چینج کریں. کیونکہ دیکھیں وہاں پر جو ہے صرف کووڈ-19 کے علاوہ بھی بہت سارے, کیونکہ آج کل جیسے بارش کے بعد ہر طرف جو ہے کیچڑ ہے, تھوڑا سا جو ہے ہمارے پاس ایک کہنا چاہیے کہ جو ہے کنٹامنیٹڈ انوائرمنٹ ہوا ہے ہر طرف نا. تو تھوڑا سا جو ہے مختلف اقسام کی بھی جو ہے جرمز وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں. تو پیرنٹس کو ہی چاہیے کہ وہ تھوڑا سا جو ہے بچوں کی جو ہے پرسنل ہائیجین کا جو ہے خیال کریں. وہ جب باہر سے آئیں تو تھوڑا سا ان کو جو ہے تمام ان کے ہاتھ پیر اچھی طریقے سے جو ہے واش کروا کر ان کو چینج وغیرہ کروا کے, اور پھر یہ کہ بچوں کو جو ہے ہمیں, کیونکہ دیکھیں ہم آج کل کے جو جنریشن کے بچے ہیں وہ ماشاء اللہ سے جو ہے بہت زیادہ ان کو ہر چیز کی جو ہے اویئرنیس ہوتی ہے, ہر چیز ان کو جو ہے ان کو کووڈ-19 کے لحاظ سے بھی. تو ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے ٹرین کرنا چاہیے, ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے ہر چیز کے جو ہے نقصانات اور فوائد بتانے چاہیے کہ بیٹا اگر آپ جو ہے کہ کووڈ-19 یہ بیماری ہے, اس سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں. تو جو ہے بچے اس چیز پر پھر جو ہے امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے بچوں کو اس حوالے سے گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, اور بچوں کو جو ہے ہمیں ان کی خود کی پرسنل ہائیجین کے حوالے سے جو ہے ٹرین کرنا چاہیے. تو بس بچوں کو بس یہی جو ہے اسی طریقے سے جو ہے ہم بچوں کو جو ہے مختلف اقسام کی بیماری, اور خاص طور پر ایک چیز یہ بھی کہ کووڈ-19 سے ہٹ کر بھی کہ آج کل جیسے کہ جو ہے بارشوں کا موسم ہے, تو ہمیں ہمارے بچوں کو اس چیز پر بالکل جو ہے تلقین کرنی چاہیے, ان کو جو ہے بتانا چاہیے کہ آج کل کے جو ہے انوائرمنٹ کے حساب سے باہر کی چیزیں نہ کھائیں. کیونکہ دیکھیں آج کل بچوں میں جو ہے ٹائیفائڈ ہے اور ڈفرینٹ اقسام کے جو گیسٹرو کی بیماری ہو رہی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے باہر کے کھانوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں. کیونکہ آج کل اسکول کے بچوں کی چھٹیاں ہیں تو وہ باہر جو ہے سارا دن جو ہے اپنے جو ہے ان کو اینیملس کو لے کے جو ہے پھر رہے ہوتے ہیں. تو تھوڑا ان کو جو ہے باہر کے جیسے فروٹس وغیرہ وہ ہوتے ہیں, وہ جوسز وغیرہ ہوتے ہیں, یا باہر جو ہے کوئی اس سے کسی بھی اسٹال سے لے کر کچھ بھی جو ہے بچے کھا لیتے ہیں. تو وہاں کی چیزوں سے جو ہے آج کل بچوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ میم فار بینگ ود اس, اور اتنی اچھی انفارمیشن دینے کے لیے. اور ہمیشہ جو ہے آپ کو جب بھی ہم لوگ اپروچ کرتے ہیں آپ فوراً مطلب اویلیبل ہوتی ہے مرکز امید کے لیے, مرکز امید کے جو بھی کازز ہیں ان سب کے لیے. تو اگین میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو ہمیشہ بہت سارا شکریہ ادا کروں فار بینگ سپورٹ فار اس, اور آج کے سیشن کے لیے بھی تھینک یو سو مچ میم. تھینک یو سو مچ مریم کہ آپ نے مجھے آج اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا, جہاں پر ہم نے اتنی ساری جو ہے آج کل کے کووڈ-19 کے حساب سے پھر عید الاضحیٰ کے حوالے سے چیزوں کو جو ہے ڈسکس کیا. انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی جو ہے کوئی نہ کوئی ٹاپک کے حوالے سے جو ہے لوگ جو ہے پھر آئندہ ڈسکس کریں گے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.